आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी की। जी हां, कैसी होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी? इस बार बजट में एक बार आकर्षण डिजिटल यूनिवर्सिटी के ऐलान का रहा। कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश की बेस्ट सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक साथ जोड़ा जाएगा और छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन ये किस तरह से डिस्टेंस लर्निंग से एक अलग सिस्टम बनेगा, या फिर जो ऑनलाइन एजुकेशन या डिग्री अभी मिलती है दूसरी यूनिवर्सिटीज से, उनसे ये सब कैसे अलग होगा? क्या ये भारत के एजुकेशन सिस्टम में उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के तौर पे देखा जाएगा या लेकर आएगा? और हमारे देश में इसके लिए कितना इकोसिस्टम इस वक्त तैयार है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके लिए हमने कुछ बेहद खास मेहमानों को आज शो पर बुलाया है। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। collegevidya.com के फाउंडर और CEO मयंक गुप्ता साहब हैं, और साथ ही IMTS कॉलेज के डायरेक्टर नितिन गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अनिल जी हम आपसे करना चाहते हैं। ये अनाउंसमेंट आया है बजट में कि देश में डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनेगी। आज डिजिटल यूनिवर्सिटीज को देखकर ये लगता है कि एक डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम होगा जो डिजिटली चलाया जाएगा। लेकिन अभी कोरोना काल के जो 2 साल निकले और जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से सभी छात्रों ने घर पर बैठकर पढ़ाई की और वो अपने इंस्टीट्यूट, चाहे वो कॉलेजेस हो चाहे स्कूल हो, उनसे जुड़े रहे। तो क्या सिर्फ एक माध्यम है जो बदलेगा, या डिजिटल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा? डिजिटल यूनिवर्सिटी एक तरफ से नया कॉन्सेप्ट भी है और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट को जोड़कर आगे बढ़ने वाला रास्ता भी है। क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी पैंडेमिक के समय पर सारे कॉलेजों में, स्कूलों में चल रहा था, वो माध्यम हमने इस्तेमाल अभी 2 साल से कर रहे हैं। और उसके पहले भी जो मूक कोर्सेस है, स्वयं के माध्यम से हमारे देश में 4 साल से काफ़ी प्रमाण तक चल रहे थे। वैसे ही अनेक कंपनियां जो अपना एडुटेक प्रोग्राम चलाती है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वो भी ऑनलाइन में चल रहा था। और बड़े बड़े कुछ विश्वविद्यालय जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे इग्नो है, वो भी अपना कार्यकाल चला रहे थे। ये सभी का जो अनुभव है उसको देखते हुए और जो डिजिटल एजुकेशन में जो प्रगति हो रही है उसका माध्यम भी साथ में लेते हुए कोलैबोरेटिव मोड पर, यानी हब एंड स्पोक मॉडल, जहां एक जगह में डिजिटल यूनिवर्सिटी हो लेकिन उसके साथ जुड़े हुए अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और उनके फैकल्टी को एक साथ जोड़ने से छात्र के लिए सबसे बेहतरीन शिक्षा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा अपने घर में बैठ के मिल सकती है। ये उसका प्रयोजन हमारे बीच में आ सकता है। इसीलिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का इस बजट में प्रावधान दिखाया गया है, दिया गया है, उसको हम अन्वयित करेंगे। राइट, चलिए, तो एक शुरुआत है जहां पर शिक्षा के तरीके को, जो जिस तरीके से आपको शिक्षा मिलती है उसके तौर तरीके को बदलने की बात है। नितिन गुप्ता साहब, हमने देखा है कि दुनिया के कुछ दूसरे देशों में भी डिजिटल यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर अगर कंप्लीटली डिजिटल नहीं है तो वो काफी सारे अपने बड़े मेजर कोर्सेज को डिजिटली देती हैं। वहां से किस तरीके का फीडबैक है? क्या छात्रों को वही अनुभव मिलता है, वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है जैसे हम एक प्रॉपर इन कॉलेज या इन सिटिंग यूनिवर्सिटी में पाते हैं, या इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है? ये हमेशा एक डिफरेंस रहेगा? जी नमस्कार, CNBC आवाज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। इस पे इसका जो पहला एक जो एग्जाम्पल है वो ऑलरेडी स्पेन में मिया यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इस काम को कर रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल एक वहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये भी पहले से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, वहाँ पर ऑलरेडी एज अ पायलट प्रोडक्ट चल चुका है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज इस कैटेगरी में डालते हैं। जिन कोर्सेज को आप डालेंगे डिजिटल कोर्स करने के लिए, लाइक IT पूरा इसमें डाल सकते हैं। IT के सारे कोर्सेज, कोडिंग, डेवलपमेंट कोर्सेज सारे इसमें आप डाल सकते हैं। मैनेजमेंट के कोर्सेज भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसमें आप मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल्स, इस तरह के कोर्सेज को अगर आप इसमें लाना चाहते हैं तो उसका एक अलग पैटर्न बनेगा, उसके लिए एक अलग इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा। तो वो एक अलग ही स्ट्रीम है। लेकिन अभी जब शुरुआत है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं कहता हूँ कि इसमें
मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब ये रन हो जाएगी तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। जी, तो प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे, हमें ये बताइए कि आप जब आने वाले वक्त में ये यूनिवर्सिटी सेट होंगी और आपने कहा कि एक हब एंड स्पोक मॉडल पर ये चलेंगी, तो क्या एक पैरेलल सिस्टम होगा? मतलब हम माने कि लगभग उसी तरह की शिक्षा, उसी तरह के कोर्सेज क्या ऑफर होगा, या शुरुआत में बहुत ही जो जिनमें प्रैक्टिकल्स की जरूरत नहीं है, जिसमें ज्यादा टेक्निकल चीजों की, अगर हम कहें कि इसमें बी या मेडिकल ऐसी चीजें भी पढ़ाई जा सकेंगी? नहीं, ऐसी चीज़ें पढ़ाने में मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगी। इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो, जहाँ आपको काफ़ी हाथ से काम करना पड़ता है या देख के समझना पड़ता है, ऐसी विद्याएं हम ऑनलाइन में दे नहीं पाएंगे या डिजिटल यूनिवर्सिटी में दे नहीं पाएंगे। और इसलिए ऐसे कोर्स चुने जाएंगे जो आसानी से, अभी गुप्ता जी बोल रहे थे कि जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो और एआई एंड डेटा साइंस हो या लॉजिस्टिक्स हो या ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, वो थोड़ा टेक्निकल भी है लेकिन फुल फ्लेज्ड टेक्निकल नहीं है। और जैसे आर्ट्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कोर्सेज के लिए तो कोई आपको रोकबंदी नहीं है, ऐसे कोर्स आसानी से डिजिटल यूनिवर्सिटी से चलेंगे। लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, आज हम वर्चुअल लेबोरेटरी भी देख रहे हैं। उसी तरह सभी स्टूडेंट को यदि कुछ समय पर इंटर्नशिप में जाना है और वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दूसरी जगह से सीख पाएंगे, तो उस कोर्सेज को भी डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बाद में लाया जा सकता है। तो आज में कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है तो कल हम नहीं जानते कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या परिणाम आगे आने वाला है, उसके हिसाब से बदलाव भी होते रहेगा। लेकिन आज कुछ लिमिटेशन जरूर रहेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए, और उसको हम कैसे, उसके ऊपर चढ़कर हम कैसे आ सकते हैं, उसको हमको उसके ऊपर भी रिसर्च करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, मयंक गुप्ता साहब है हमारे साथ। तो मयंक साहब, ये बताएं कि आप भी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है या डिजिटल एजुकेशन है, और अभी जिस तरह का जो हमारा एक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, फाइनली एजुकेशन लेकर ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं आगे जाके जॉब्स करते हैं, तो किस तरह की मान्यता है? अगर आपने कोई कोर्स ऑनलाइन किया है, पहले जैसे करस्पॉन्डेंस था, उसी को हम देखते हैं ऑनलाइन हो गया, या आपने डिजिटल फॉर्मेट में कर लिया, तो आपका एम्प्लॉयर की जो एक्सेप्टेंसी है या आगे आपको उसके ऊपर कुछ और करना है, वो लेवल अभी हम कहां पर पहुंच पाए हैं इन चीजों को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी तो केवल अनाउंसमेंट हुई है डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप की, बट एजुकेशन इज ऑलरेडी बीन डिजिटलाइज्ड। यूजीसी ने जब 2019 में रेगुलेशंस लाए डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के, तो जो पहला आपका क्वेश्चन है कि डिग्री की जो मान्यता है, ऑब्वियसली जब यूजीसी ने मान्यता दे दी है ऑनलाइन हायर एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम्स को, तो डिग्रीज तो पहली बात एट पार है, चाहे बच्चे ने रेगुलर से की हो, चाहे डिस्टेंस मोड से, चाहे ऑनलाइन मोड से। अब आता है सवाल कि एक्सेप्टेंस का। तो हमने तो पिछले 2 साल में देखा है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स। ऑब्वियसली पैंडेमिक ने भी बहुत हेल्प किया उसमें। जो एक पहले माइंडसेट हुआ करता था माइंड्स में लोगों के कि नहीं फिजिकली ज़्यादा अच्छा होगा, तो अभी माइंडसेट भी हट गया है और उसकी एक्सेप्टेंस है। और ये हायर एजुकेशन में जो बच्चे कर रहे होते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी मैं 2 सेट देखता हूँ, एक जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे होते हैं और एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट अभी जो है अभी स्लाइटली नंबर कम है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स में ऑनलाइन एजुकेशन में नंबर्स काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है, बिकॉज वो बच्चे वही हैं जो एम्प्लॉयमेंट में है और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ही मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। नाउ इट इज़ ओनली नॉट अबाउट द क्वालिफिकेशन। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अभी जो टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस लाई है टेक्नोलॉजी, तो हर वर्किंग प्रोफेशनल को रीस्किलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज द ओनली वन वे। So this is all I wanted to say for the digital university, and this is the excellent step taken by the government, that they have officially announced the launching of the digital and virtual universities in India. Although I will say that it is very late, but anyways there has severe। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अनिल जी से ये कहेंगे, अनिल जी अनाउंसमेंट तो हो गई है यहाँ पर, अब इसको एक मूर्त रूप लेते हुए कब तक हमारे सामने आ जाएंगी जब एडमिशन शुरू होंगे और उसमें कोर्सेज शुरू हो जाएंगे?
सिटी हम सब लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसमें विचार करेगी और इसका एक प्रारूप हमारे सामने अगले कुछ महीनों में आ जाएगा। तो उसके बाद में ये डिजिटल यूनिवर्सिटी अपनी प्रस्तापित हो जाएगी। तो उसको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब बजट में पेश किया गया है तो उसको हम निर्वहन जरूर अगले कुछ महीनों में करेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ सारे श्रोताओं को कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी इसमें जो दूर दराज गाँव में रहने वाले हैं, जो शहरों में आके कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं और अपनी मातृभाषा में यदि शिक्षा लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये प्रावधान बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको भी होगा और हमारे देश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने में भी काम होगा। तो आई थिंक ये very important step which the government has taken will facilitate our rural folk, tribal areas who cannot come to cities and spend a lot of money on the education. So affordable education, good quality education from the best faculty, because it is in collaborative approach. अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सबसे बेहतरीन फैकल्टी को एक साथ जोड़कर ये डिजिटल यूनिवर्सिटी अपना प्रावधान कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा यानी बून जैसा आ रहा है, ऐसे मुझे लगता है। जी, एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है नितिन गुप्ता साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। थोड़ा अलग हट के सवाल है कि अभी जो हमारा सिस्टम है पढ़ाई का और पढ़ाई से पहले की पढ़ाई का, आप किसी की चीज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, फिर उसको क्लियर करने के बाद एक किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और उसके पीछे बड़ी सारी इकोनॉमी भी रहती है। लोग यहाँ से वहां जाते हैं, किसी शहर में रहते हैं, कहीं बहुत कुछ करते हैं। अभी ये जो नया सिस्टम है ये आपकी डिजिटल इकोनॉमी को तो बढ़ा रहा है, मतलब डिजिटल से मेरा मतलब है इंटरनेट की खपत को वो बढ़ाएगा, लेकिन ये बाकी का जो मूवमेंट था उसको काफी हद तक रोक देगा। आप जहां हैं वहीं से कर पाएंगे। तो एक चीज शुरू होगी दूसरी बंद होगी, लेकिन उससे एक इकोसिस्टम तो बदलेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। इकोसिस्टम भी बदलेगा और इसमें एक लर्निंग तो बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लर्निंग में सीट्स की लिमिट नहीं होगी, फीस की लिमिट नहीं होगी, तो वो तो बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद जो लोग जॉब के लिए मेट्रो सिटीज में आते थे, काम करने के लिए आते थे, पढ़ने के साथ साथ वो अपने साइड बाय साइड कुछ काम भी करते थे, बट उस पूरे इंफ्रा पर, उस पूरे इकोनॉमिक्स पर भी एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी, वो कहाँ पर जॉब करेंगे, और इसके साथ साथ जितना वो आके स्पेंड करते थे उससे भी एक पूरा इंफ्रा चलता था। लाइक हॉस्टल्स में रहते थे, कुछ काम करते थे, वो भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो होगा। देखना पड़ेगा कि उससे किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा वो सरकार। हाँ, ये हालांकि आज के टॉपिक का विषय नहीं है, एक दूर दराज का सवाल था, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे इस सवाल को पूछूं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा इस डिजिटल इकोसिस्टम पर और बात करेंगे, क्योंकि ये तो साफ नजर आ रहा है कि भविष्य यही है। भविष्य के अब तो वर्तमान ही है, जिसको आगे बढ़कर थोड़ा इनहेंस होना है। तो इसमें और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज खुलेगी और क्या आगे बढ़ते हुए एक दिन यही हो जाएगा कि हम पूरी तरह से इसी मॉडल पर मेजरली शिफ्ट कर पाएंगे? क्या हमारी पूरी एजुकेशन की थीम और सिस्टम बदल जाएंगे? ये सवाल जारी रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है डिजिटल यूनिवर्सिटीज के, जिनका अनाउंसमेंट बजट में हुआ है और अब उसके खोलने की तैयारियां हो रही है। और डिजिटल यूनिवर्सिटीज अब कोई बड़ा या डिस्टेंस सपना नहीं या बातें नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल में कोरोना के दौरान देश के लगभग हर पढ़ने वाले बच्चे ने, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, दूर से बैठ के पढ़ाई की है। और एक पूरा दौर निकल गया है जब आप डिजिटल लर्निंग के अलग अलग आयामों को देख रहे हैं। लेकिन अब जब इसका बड़ा स्वरूप आएगा तो क्या वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर बातचीत चल रही है और वो कैसा होगा। तो मयंक गुप्ता साहब, इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में हम पूरी तरह से पढ़ाई को इसी स्वरूप में जाते हुए देखेंगे? और एक सवाल और है थोड़ा मौलिक सा, वो ये कि क्या आप वाकई में डिजिटली भी उतनी ही बेहतर शिक्षा दे सकते हैं जितना आमने सामने बिठाकर? जी विपिन, मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता हूं कि आने वाले दौर में टोटल एजुकेशन ऑनलाइन को शिफ्ट हो जाएगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या फिर नर्सिंग प्रोग्राम्स, जिन भी प्रोग्राम्स में
प्रैक्टिकल लैब्स इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं हो सकता, वर्चुअल मोड पे नहीं हो सकता। बट यस, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि हाइब्रिड मोड आने वाले टाइम और फ्यूचर है, जिसमें आई विल नॉट से एनी परसेंटेज कि कितना परसेंटेज ऑनलाइन हो जाएगा और कितना परसेंटेज क्लासरूम, लेकिन ये हाइब्रिड और ब्लेंडेड मोड में ही आने वाला टाइम में एजुकेशन डिलीवर की जाएगी। और अगेन मैं ये मानता हूँ कि देखिए, अब जो K-12 सेगमेंट है नर्सरी से 12वीं तक का, आई डोंट सी कि डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारगर है, बिकॉज एक पीयर ग्रुप से बच्चा बहुत कुछ सीखता है और वो मैच्योरिटी लेवल भी कम होता है। बट अंडर ग्रेजुएट, आई मीन आफ्टर 10+2 एंड डेफिनेटली इन ए मास्टर्स लेवल, तो ऑनलाइन अपना स्पेस डेफिनेटली बनाएगी, बच्चों की पहली पसंद बनेगी। और बिकॉज टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है और कुछ और बच्चा सीख सकता है साथ के साथ में अपनी डिग्री के प्रोग्राम के साथ में। और कॉरपोरेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा रीस्किलिंग की आवश्यकता ऑलरेडी सामने आ ही चुकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है। मैं अनिल जी, क्या आने वाले वक्त में इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में, आपने कहा कि देश की टॉप यूनिवर्सिटीज को कंबाइन किया जाएगा, क्या ये देश के दायरे को तोड़ते हुए आगे भी बढ़ेंगी, जहां हम बड़ी जो विख्यात इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है उनके साथ भी कोलैबोरेशन या कोई कोर्सेज उनके वहां पर इंटीग्रेट होते हुए देखेंगे? जी, ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ये तो शुरुआत है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि जैसे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, ऐसे टेक्निकल कोर्सेज जो है जहाँ लेबोरेटरी इक्विपमेंट और हाथ से काम करने की ज़रूरत होती है, वहाँ ये हो नहीं सकता है। लेकिन जिस ढंग से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो भी अनुभव क्या दिया जा सकता है, ये आगे वाला समय ही हमको बताएगा। तो इसलिए आज कोई लिमिटेशंस है तो कल वो लिमिटेशन शायद नहीं रहेगी। और गुप्ता जी ने जो कहा वो भी सही है कि आदमियों के बीच में जो संभाषण होता है, हमारा संवाद होता है, उससे जो सीखने के लिए मिलता है पीयर ग्रुप से, वो डिजिटल माध्यम में थोड़ा कम होता है। इसलिए K-12 तक हो या बाद में भी कई जगह में हमको ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग लगेगा और जो परसेंटेज है वो बढ़ते जाएगा। तो पहले तो UGC और AICTE ने 20% MOOC कोर्सेज परमिशन दी हुई थी, उसको बढ़ाते हुए अभी 40% की है। तो हो सकता है 40 से 50 होगा। लेकिन ये ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग, डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स एक्सपेरिमेंट के रूप में करते करते उसका लर्निंग आउटकम क्या हो रहा है उसका भी स्टडी करना पड़ेगा। वो आगे जॉब में जाने के बाद उसका व्यवहार कैसे होता है ये भी देखते हुए इसको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो यहाँ पर समय हो रहा है समाप्त। लेकिन एक आप कल्पना कर सकते हैं कि जब शुरुआत में मोबाइल फोन आए थे तो हमने नहीं सोचा था कि वो आज जिस तरीके से हम उनका इस्तेमाल करते हैं वैसा वो हमारे जीवन में जगह बना लेंगे। इंटरनेट जब आया था तो हमें नहीं पता था कि एक वक्त शायद हम पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंड हो जाएंगे। उसी तरीके से आज एक झलक हमें जरूर मिली है कोरोना की वजह से कि हम किस तरह से ई एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन में उतर सकते हैं। कुछ कुछ संभावनाएं या कुछ कुछ कोर्सेज वो भी हैं, लेकिन भविष्य का, जैसे सहस बुद्धे साहब भी कह रहे हैं और हमारे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि संभावनाएं अपार है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब किस तरीके से यहां से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। लेकिन ये बात तो सही है कि जो इंटरनेट है, जो डिजिटल पूरा तंत्र है, ये हमारे जीवन के हर हिस्से को बदल रहा है और एजुकेशन भी जीवन का एक अहम हिस्सा है जिसमें ये बदलाव जरूर देखने को आएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।